नमस्कार, जय हिंद। वीडियो तो बना चुके हैं सेट नंबर 15 पर, लेकिन उसमें मैं चेक नहीं किया, आवाज़ ही नहीं आई। तो खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़ा सा मेहनत फिर मुझे पड़ गया, फिर से उसको दूसरा वीडियो बना दे रहा हूँ। चीज़ें तो वही हैं, बाकी उसको मैं अभी अनलिस्ट कर दे रहा हूँ वीडियो को, वो अनलिस्ट हो जाएगा। ये वीडियो जो है इसको देख लीजिएगा। इससे पहले मैं 14 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ और 2 करंट अफेयर का। अगर नहीं देखा है उसको तो देख अवश्य लीजिएगा, है ना। उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि प्रश्नों का जो लेवल है ना वो बिल्कुल एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम से पैरेलल है, तो इसलिए फायदा होगा, देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए, ये फिलहाल 15वां है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है? किसके थोड़े से क्रिस्टल से, इनमें किसका क्रिस्टल लेंगे तो पानी की बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाएगी? तो आप पोटेशियम परमैंगनेट को ले लीजिए, तो पानी, बहुत सारा पानी जो है ये थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालने से रंगीन हो जाती है। दूसरा सवाल, बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का जो गलनांक है वह है 273.16 केल्विन। जी हाँ, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। अमोनियम क्लोराइड का बिना द्रव बने ठोस से गैस बन जाना उदाहरण है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये ठोस अवस्था में है, ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा। इससे पहले इसको द्रव बनना चाहिए था, लेकिन द्रव नहीं बना, ये गैस बन गया। यह उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। और गैस से डायरेक्ट अगर ठोस बदल जाए तो वो हो जाएगा उदाहरण निक्षेपण का। तो यहाँ ठोस से गैस बदल रहा है, आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अंग्रेजी में कहेंगे तो सब्लिमेशन, याद रखिएगा। संहति का मात्रक क्या होता है? संहति का मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम। जी हाँ, संहति का मात्रक किलोग्राम होता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आपको। चलिए सवाल संख्या 5, पांचवा सवाल। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, यानी कि साधारण नमक जो आप लोग खाते हैं, है ना। अगर पानी में साधारण नमक को घोल देंगे तो उसको कैसे अलग करेंगे? अलग करने की विधि जो है वह देखिए, वाष्पीकरण से तो होगा ही, आसवन से भी होगा। तो आसवन और वाष्पीकरण दोनों से हो जाएगा, यानी कि 5वें नंबर सवाल का ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है। टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें से किसे टिंचर आयोडीन के भी नाम से जाना जाता है? तो टिंचर आयोडीन में आयोडीन और एल्कोहल होता है। जी हाँ, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको फिर बता दूं कि सारे प्रश्न जो हैं वह बिल्कुल एग्जाम के पैरेलल हैं। 1275 जो एग्जाम हुआ है उसके पैरेलल हैं। प्रश्नों का संग्रह बहुत ही अच्छा है, इसको देखिए और नोट कर लीजिए। चलिए, इनमें से कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो धुआं तो है ही, साथ ही साथ कोहरा भी है और बादल भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि यह सभी। चलिए प्रश्न संख्या 8 है। इनमें से कौन भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मतलब कि दोनों परिवर्तन, दोनों परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन में चीजें वापस अपनी स्थिति में आ सकती हैं, रासायनिक परिवर्तन में वापस अपनी स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में नहीं आ सकती हैं। जैसे आपने आटा से रोटी बना दिया, तो अब रोटी से कैसे आटा बनाएंगे? नहीं बन पाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन पचना, भोजन पच गया, खा लिए, पच गया, वो मल बन गया। अब उससे फिर क्या आप दाल चावल बना सकते हैं मल से? नहीं बना सकते, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपने दूध से दही बना दिया, अब क्या दही से फिर दूध बना लेंगे? नहीं बनाएंगे, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आप मोमबत्ती को जला दिए हैं, मोमबत्ती को जलने के बाद जो देखिएगा टपक जाता है मोमबत्ती के नीचे नीचे, उससे फिर आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना, या जल गया, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, और जो बच गया ये भौतिक परिवर्तन है। ये दोनों का उदाहरण है। अच्छा सवाल है, याद रखना है आपको। चलिए, किसने वर्ष 1908 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो जॉन डाल्टन ने। किसने? 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है।
चलिए 10वां नंबर सवाल बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, उस समय भी मैं जब क्लास करा रहा था तो मैं बताया था कि 10वां नंबर सवाल, ये प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट है ना। IUPAC, IUPAC जानते हैं, ये तत्वों को मान्यता प्रदान करता है, तत्वों को मान्यता प्रदान करता है IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अब सवाल संख्या 11 की ओर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 के ऊपर। 12 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो मोल को इकाई यानी यूनिट के रूप में वर्ष 1967 में, जी हाँ, वर्ष 1967 में जो है वह स्वीकार किया गया था मोल को इकाई के रूप में। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए हम आते हैं 13 नंबर सवाल पर। यह कोशिका का बाहरी परत है। जी हाँ, कोशिका का जो बाहरी लेयर है, बाहरी जो परत है, इसको आप प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। तो कभी भी प्रश्न पूछे कि कोशिका का सबसे बाहरी परत, तो प्लाज्मा झिल्ली। अब आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऑप्शन आप ना पढ़ें, ऑप्शन पढ़ते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट जो है वह मैं आंसर को हिट कर रहा हूं कि जो आंसर है मैं उसी को डायरेक्ट बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि आपको कंफ्यूज ना करना, आपको सही राह दिखाना, किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन करवाना। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस बार प्रभु की कृपा और आपका मेहनत रहेगा तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे, अगर ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ लग के मेहनत कर रहे हैं तो चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 प्रकार के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? विटेकर, अब सीधा प्रश्न पूछेगा कि किसने 5 जगत में बांटा था? तो 5 जगत में बांटा था, उसका नाम था व्हिटेकर। जी हाँ, व्हिटेकर नाम था उसका, ठीक ना। तो जो 5 जगत था उसमें एक कौन नहीं था? तो आप याद कर लीजिए कि जो आर्किबैक्टीरिया था वो इनके 5 जगत का भाग नहीं था। हालांकि मोनोरा फंजाई प्लांटी जो है ये था, इसके अलावा 2 और था, बट आर्किबैक्टीरिया जो था वह व्हिटेकर के 5 वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं शामिल था। तो याद कर लीजिएगा आर्किबैक्टीरिया नहीं था इसमें शामिल। चलिए हम आते हैं 15वां प्रश्न। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। आपने देखा होगा बरसात होने से पहले कि बादल जो है वो हवा चलते रहता है तो उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। अब ये बताइए, ये इतना भारी होता है, जब ये पृथ्वी पर गिरता है पत्थर बन बन के तो ये चोट लगता है, तो ये तैरता कैसे है? इसके तैरने का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है अल्प घनत्व। जी हाँ, ये कम घना होता है, इस वजह से ये तैरते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। हमने अभी आपको बताया कि अगर चीजें पुनः अपनी स्थिति में आ जाएं तो भौतिक परिवर्तन कहिएगा। भौतिक परिवर्तन, अब जल से आप वाष्प बना लिए, अब वाष्प ठंडा होगा फिर वो जल ही बन जाएगा। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल से बर्फ भी अगर बन रहा है तो बर्फ से फिर आप जल बना सकते हैं, यानी कि वो भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन पानी को अगर दूध में मिलाकर चाय बना दिए और फिर चाय से पानी आप नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चीजों को आप समझिएगा, अच्छे से आपको याद रहेगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? ध्यान से समझना है। देखिए होता क्या है कि वायु जो है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब यहाँ लो प्रेशर है तो पाठ्यांक तो नीचे गिर ही जाएगा। तो लो प्रेशर का मतलब क्या कि इधर से हवाएं बहुत तेज इधर आएंगी भरने के लिए, बस तेज आएंगी, इसका मतलब कि आंधी आएगा, झंझावत भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्मरण रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के ऊपर। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसके बारे में यह कहा जाता था कि इसकी सीमा कटक से अटक तक फैली है? कौन ऐसा, जो जैसे मुगल हो गया, मराठा हो गया, तो कौन था? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर देखिए 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। मुगल हो गया, बंगाल हो गया, मराठा हो गया और मैसूर हो गया। तो मराठों के बारे में यह कहा गया था कि इनकी जो सीमा, इनका जो क्षेत्र है ना,
वह कटक से अटक तक फैल गया है। मतलब ये हर जगह अपनी वर्चस्व जमा रहे हैं, हर जगह जीतते जा रहे हैं। ये मराठा हैं, कटक से अटक तक इनकी सीमा फैल गई है, ऐसा कहा जाता था। शिवाजी का पहली बार मुगलों से मुकाबला कब हुआ? शिवाजी का पहली बार मुगलों से जो मुकाबला हुआ था वह वर्ष 1657 में हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने, वर्ष 1657 में पहली दफा इनका मुगलों से मुकाबला हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिवाजी से बिहार दरोगा में एक प्रश्न आता ही आता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 20 पर आ जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस समय मराठा का शासक कौन था? जब पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, तीसरा, देखिए पहला 1526 में हुआ था, है ना, दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था? दूसरा 56 में हुआ था, तीसरा कमेंट करिए कि कब हुआ था, 1764 में कि 1761 में कि 1757 में कि इनमें से कोई नहीं, कमेंट करिएगा, फट से कमेंट करिएगा। तीसरा युद्ध के समय मराठा का शासक कौन था? तो मराठा का जो शासक था वह था बालाजी बाजीराव। जी हाँ, बालाजी बाजीराव मराठा का शासक था। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम में आप जाने कि शिवाजी से प्रश्न एनी हाउ कैसे भी किसी भी हाल में पूछेगा ही पूछेगा। तो बालाजी बाजीराव आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखना है। चलिए आगे, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? देखिए यहां पर कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, साम्राज्य पूछ रहा है। तो बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव का साम्राज्य सबसे बड़ा था। चलिए अगला, महालवाड़ी पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। महालवाड़ी पद्धति के जन्मदाता के रूप में हॉट मैकेंजी को जाना जाता है। कैसे याद रखना है भैया? तो म से महालवाड़ी और म से मैकेंजी दोनों आप अच्छे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, महालवाड़ी पद्धति के जन्मदाता के रूप में अगर जानते हैं किसे, तो हॉट मैकेंजी, यही इसके जन्मदाता थे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। 23 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। 1857 के क्रांति के विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात क्या था? देखिए जब 1857 की क्रांति हुआ था, उससे पहले अगर भारत के 5 सेना होते थे उनकी टुकड़ी में, तो 1 यूरोपीय सेना होते थे, यानी कि 5:1। लेकिन क्रांति के बाद ये रेशियो बदल जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी बता देंगे, है ना। तो ये जो हो जाएगा वह 5:1 बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 के ऊपर। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली ने किया था। लो, यही तो जानते हैं आप लोग कि पटना में किसने किया था? पीर अली ने। अब मेन प्रश्न तो अब शुरू होता है कि पीर अली क्या थे? पीर अली क्या थे भाई? तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, किताब बेचते थे, है ना। पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करिए, लिख लीजिए इसको, है ना। चलिए, बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? सामान्यतः आप लोग को पता है कि बिहार में 2 अधिवेशन हुए, एक 1912 वाला और दूसरा 1922 वाला। एक बांकीपुर पटना में श्री आर माधोलकर और दूसरा 1922 चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में। लेकिन जो तीसरा हुआ था वह अब झारखंड में चला गया है ना, 1940 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, बाकी विशेष रूप से हम आगे चर्चा करेंगे उसको, है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1912, 1922 और 1940 में। बिहार में किस आंदोलन के साथ मठिया प्रथा चालू की गई? मठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से? सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि मठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद करिएगा कि मठिया प्रथा जो है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। जी हाँ, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। पिछली वीडियो का एक क्वेश्चन है जो कि गलत हो गया था, भूल बस, उसको भी मैं बता दूं। पिछली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बता दिया था कि किसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। उसमें मैंने बहादुर शाह द्वितीय बता दिया था, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय नहीं, वो तो बहादुर शाह जफर का ही नाम था। बहादुर शाह प्रथम है जो औरंगजेब के बाद आया था उसका, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न के ऊपर। चलिए, केंद्र राज्य संबंध हेतु उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सीधा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। एग्जाम में हूबहू प्रश्न आ जाएगा, सरकारिया आयोग का गठन
कब किया गया? आपको आंसर हिट करना है वर्ष 1983। सीधा बताएंगे, वर्ष 1983 में सरकरिया आयोग का गठन किया गया। इतना लेंदी से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब है कि भैया सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ है, तो सरकरिया आयोग का गठन 1983 में। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, पूछेगा। देखिए 28वां नंबर सवाल, यहां आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की जा रही है, तो संघ लोक सेवा आयोग पूछे या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग पूछे, 315 अनुच्छेद बताएंगे। अब आप कहेंगे सर 312 में है, 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ना कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है तब होगा 312, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग पूछे तब होगा आंसर 315। कोई दिक्कत समझने में? नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि रिपीट मत करिएगा ऑप्शन को, इसलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? आप जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ये बताइए, यह विधायी शक्ति है कि कार्यकारी शक्ति है? तो यह विधायी शक्ति है। जी हाँ, सॉरी, कार्यकारी शक्ति है। ये कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति की, यह कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। 29 नंबर सवाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका कार्यकारी शक्ति है सर। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए इसको बहुत अच्छे से समझना है, यहां एग्जाम में आपको फंसाता है। कौन बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? तो जब बुलाने की बात करें तो बुलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है संयुक्त अधिवेशन का, है ना। लेकिन ये तो बुलाने की बात हो गई। आप पूछ दें कि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, यानी कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये उल्टा टाइप हो गया है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, ऐसे हालत में उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संपादन करते हैं, निर्वहन करते हैं। यह किस आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा यह बताता है कि भाई उपराष्ट्रपति आप राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 65 बताता है। कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 65 इस बात को बताता है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। अच्छा सवाल है, आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 32। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो देखिए एक महाभियोग की प्रक्रिया प्रचलन में आती है, सामान्यतः बोलचाल में महाभियोग। हालांकि संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए है, बट बोलचाल की भाषा में इसको महाभियोग कह दिया जाता है। वही महाभियोग कैसे होता है जरा सा समझिएगा। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, विशेष बहुमत जब पारित होता है तो राष्ट्रपति के एक आदेश आता है, उसमें कहता है कि भैया आपको फला तिथि से हटना होगा, और वो हट जाते हैं। तो इसको ही महाभियोग बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर सवाल, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत यानी कि PIL की शुरुआत कब हुई थी? कौन दशक पूछा है आपसे, ईस्वी नहीं पूछा। तो दशक पूछे तो बताएंगे 80 के दशक में। 80 के दशक में जो है वह शुरुआत हुई थी भारत में जनहित याचिका की। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शामिल है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। लेकिन कहीं भी आपने महान्यायवादी का नाम नहीं सुना है। इसके लिए महान्यायवादी केंद्र संघ की कार्यपालिका में होते हैं। तो ये सभी आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है और मंत्रिपरिषद भी है, तीनों शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलते हैं आगे। 35 नंबर सवाल, राज्य विधायिका का भंग होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य विधायिका का भंग होना, जानते हैं आप लोग लोकसभा भंग होता है अनुच्छेद 85, लेकिन राज्य विधायिका भंग अनुच्छेद 174। याद रखना है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधायिका का भंग होना ऐसा प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आते हैं कुछ करंट अफेयर के प्रश्न। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो सेफ सिटी जो परियोजना है वह आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। किस राज्य के द्वारा? अपने ही उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। आते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल, क्या कह रहा है? 76वां गणतंत्र दिवस जो अभी हाल ही में 26 जनवरी 2025 को मनाया गया था, उसका थीम पूछ रहा है कि भाई थीम क्या था? तो उसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 76वां गणतंत्र दिवस का थीम था, याद रखना है। चलते हैं 38 नंबर,
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। देखिए, अब मैं आपको हर बार कहता हूं कि प्रश्न जैसे ही आपको यूनिक लगे उसको लिखिएगा, उसको नोट करिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चूंकि ट्रांसजेंडर हैं, यूनिक तो आपको लग ही रहा होगा। अब ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा लिया है, इनका नाम है लॉरेन हावर्ड। जी हाँ, लॉरेन हावर्ड इनका नाम है। तो आपको याद रखना है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है ये। चलते हैं 39। इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है? जी हाँ, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन है? तो स्वदेशी रॉकेट की बात कर लें तो यह है पिनाक। जी हाँ, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जिसका नाम है पिनाक। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर का बहुत ही योगदान रहता है, और अगर करंट अफेयर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझिए कि आप अपने आप से ही छल कर रहे हैं। हम आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। देखिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां में किया गया है? बिहार में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहटा में। कहां में? बिहटा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कभी प्रश्न पूछे कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां में किया गया है, तो बताएंगे कि ये तो बिहटा में शुरू किया गया है। अच्छा सवाल है। चलिए हम लोग आते हैं 41 नंबर सवाल पर। 41 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है, खेल से है, 10वां प्रो कबड्डी लीग। जी हाँ, 10वां प्रो कबड्डी लीग जो 2024 में हुआ था, इस लीग का विजेता टीम कौन था? मतलब कौन टीम जीता था 10वां प्रो कबड्डी लीग? सीधा प्रश्न। तो 10वां प्रो कबड्डी लीग जो है वह पुनेरी पलटन। जी हाँ, पुनेरी पलटन जीता था। कौन जीता था? पुनेरी पलटन 10वां प्रो कबड्डी लीग जीता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, 42 नंबर प्रश्न किताब से संबंधित अच्छा प्रश्न है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, पुस्तक किसने लिखा है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये किताब का नाम है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार। यह पुस्तक लिखा गया है अशोक चौधरी और संभव चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अशोक चौधरी और संभव चौधरी ने लिखा है बिहार के गांधी। कौन? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर सवाल, गारो जनजाति मुख्यतः है। गारो जनजाति कहां की है भाई? तो आप जानते हैं कि गारो, खासी और जयंतिया यह मेघालय की जनजाति। कहां की है? मेघालय, है ना। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की जनजाति है। ये पहाड़ी है तीनों, सॉरी, ये पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया, है ना। ये तीनों, ये जनजाति भी इनके नाम पर ही है, इनके नाम पर ही जनजाति भी है। तो ये भी याद रखिएगा, मेघालय में ही है। तो अच्छे से आपको इसको याद रखना है। चलिए आते हैं 44। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो तो उसको बांगर कह देंगे, और अगर नई जलोढ़ मिट्टी हो तो खादर कह देंगे। यहां पर आपसे पुराना पूछ रहा है, पुराना जलोढ़, तो बता देंगे कि पुराना तो बांगर है, नया पूछेगा तो खादर बता दीजिएगा। अब हम आते हैं सवाल संख्या 45। देखिए क्या कहता है, पूगा घाटी कहां में है? पूछा हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूगा घाटी कहां में है? तो पूगा घाटी जो है वह लद्दाख में है। अच्छा सवाल है, पूगा घाटी लद्दाख, इंपोर्टेंट है। चलते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल पर। देखिए, सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वर्ष 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1960 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिंधु जल समझौता वर्ष 1960। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है यह सवाल, तो इसको भी आप लोग को स्मरण रखना है, ध्यान रखना है। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। इनमें से भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, देखिए लैगून झील की बात की जा रही है, खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी, उसका नाम है चिल्का झील। जी हाँ, उसका नाम क्या है? चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील वह है चिल्का झील। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के भी 3, 4, 5 प्रश्न होता है, तो अर्थशास्त्र के भी प्रश्नों को आपको देखना है। आइए, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो लाभ का जो नव परिवर्तन सिद्धांत है वह दिया गया था शुम्पीटर के द्वारा। किसके द्वारा? शुम्पीटर के द्वारा लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न आपको जटिल लगेगा, लेकिन क्या करिएगा बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा ना। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन ये तो एक ही दिख रहा है। चलिए हम इधर ले आते हैं, ऑप्शन, और है ना। तो इसका संबंध है श्रम से। किसका संबंध है? तो इसका संबंध है श्रम से। तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आज का आखिरी सवाल और 50वां सवाल, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। किस क्षेत्र के व्यक्ति बेकार अधिकांश हैं? तो जान लीजिए कि कृषि क्षेत्र के व्यक्ति ज्यादा बेकार होते हैं। कैसे बेकार होते हैं जरा सा समझिएगा। कृषि में क्या होता है कि 3 महीना कृषि होगा तो 2 महीना बीच में गैप, फिर कृषि होगा फिर 1 महीना गैप। तो ये जो गैप है ये आदमी बेकार बैठा रहता है।
तो इसी को कह रहा है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। कहाँ? तो कृषि के क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं 25 मिनट में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार दरोगा के लिए आपने देखा। इससे पहले के सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। करंट अफेयर का भी क्लास में स्टार्ट करा चुका हूं। तो चलिए वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।